तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का। ये 9 जनरल का टॉपिक है। तो सबसे पहले कुछ ख़ास बात जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये टॉपिक हमारा बिल्कुल ही थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें थ्योरी ज़्यादा है और उसी थ्योरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि रीड द गिवन डेफिनेशन एंड ऑल्सो वॉच द वीडियो इन द गूगल क्लासरूम एंड सॉल्व द क्वेश्चंस इन योर अलजेब्रिक नोटबुक। ठीक है। अब ये आपने सबसे पहले तो डेफिनेशंस को अच्छे से समझना है। अगर आप डेफिनेशंस को अच्छे से समझ गए ना, इन डेफिनेशंस को आप अच्छे से समझ गए, तो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की क्या डेफिनेशन है? स्टैटिस्टिक्स इज़ अ फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस दैट यूजेस क्वांटिफाइड मॉडल्स, रिप्रेजेंटेशन एंड पिक्टोरियल ग्राफ फॉर अ गिवन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा और रियल लाइफ स्टडीज़। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? हम जो डेटा कहीं से भी कलेक्ट करते हैं, जो भी हमारी मैथमेटिकल एनालिसिस होती है इन द फॉर्म ऑफ डेटा, जो डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, क्वांटिफाइड मॉडल्स यूज़ करते हुए, रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियल ग्राफ के थ्रू, या आप उसे पिक्टोरियल ग्राफ के थ्रू शो करें, या तो आप उसे फर्दर सेंट्रल टेंडेंसीज़ के ज़रिए यूज़ करें। तो ये जितना भी एक तरीके से डेटा और उसकी जो कलेक्शन होती है, ये कलेक्शन बेसिकली ये मैथमेटिकल एनालिसिस ये कहलाती है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। आप जितना भी डेटा के साथ डील करते हैं किसी भी वे में, चाहे वो पिक्टोरियल और पिक्टोरियल ग्राफ में की मिसाल के तौर पर, जैसे कि उसमें आपके पास बार ग्राफ आ गए, और पाई चार्ट्स आ गए, हिस्टोग्राम, इस तरह के हमारे हिस्टोग्राम वगैरह, ये हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। तो बेसिकली आप किसी भी डेटा के साथ डील करें, मैथमेटिकल एनालिसिस करें, उसके उस डेटा को उस कलेक्शन के साथ डील करना बेसिकली स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब कलेक्शन ऑफ डेटा की कुछ ये एहतियात हैं। जो डेटा कलेक्टर होता है शुड बी इंडस्ट्रियस, इंटेलिजेंट एंड रिलायबल। द डेटा कलेक्टर शुड बी प्रॉपरली ट्रेंड, उसका ट्रेन होना लाजमी है। द डेटा कलेक्टर शुड बी अवॉइड हेरेसे एंड गेस वर्क, यानी कि वो तुक्के ना लगे, वो एक प्रॉपर डेटा के साथ डील करे। फर्दर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा क्या होते हैं? समटाइम्स इन द डेटा कलेक्टेड कलेक्शन आर अनग्रुप्ड। वो अनग्रुप से क्या मुराद है? कि वो ग्रुप में नहीं होगा। ग्रुप में नहीं होगा जैसे कि वो एक रैंडमली तरीके से होगा, बिल्कुल रैंडम डेटा होगा एक, ना उसमें आपको का टेबुलेटेड फॉर्म्स होंगी ना कुछ, बिल्कुल रैंडम डेटा होगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये क्या है? ये एक एग्जांपल है कि भाई 10 स्टूडेंट हैं जनरल मैथमेटिक्स के, उन्होंने एक टेस्ट दिया, उसमें उन्होंने ये मार्क्स स्कोर किए 25, 31 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? एक अनग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा क्या? इफ़ द डेटा आर ग्रुप्ड इन ए स्पेसिफिक वे। अगर कोई डेटा किसी खास तरीके से ग्रुप्ड हुआ है तो हम उसे ग्रुप डेटा कहेंगे, जिसमें हमें रिज़ल्ट कैलकुलेट करना आसान होता है और हम रिज़ल्ट जल्दी कैलकुलेट कर पाते हैं। तो टेबुलेशन ऑफ डेटा, तो ग्रुप डेटा बेसिकली अगर आपके पास डेटा में टेबल मौजूद है, क्लास इंटरवल्स मौजूद है, इट मीन्स दैट कि ये एक ग्रुप डेटा है। तो टेबुलेशन ऑफ डेटा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन ए क्लासिफाइड फॉर्म इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डेटा। ये रोज और कॉलम्स में अगर डेटा रिप्रेजेंट है, रोज एंड कॉलम्स में अगर आपके पास डेटा है, क्लास इंटरवल मौजूद है इस तरीके से, तो वो आपका ग्रुप डेटा कहलाएगा। अब देखिए, मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम 1 to 10 कितने स्टूडेंट्स हैं? 4। 11 to 20 कितने स्टूडेंट हैं? 3। 21 से 30 कितने स्टूडेंट हैं? 3। ये एक अनग्रुप डेटा था हमारे पास, जिसमें हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब ये एक ग्रुप डेटा है जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल भी है, और ये इसकी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बेसिकली ये क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास, फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी, ये 4, 3, 3, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। देन फर्दर क्लास इंटरवल की डेफिनेशन, इन टेबल 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 आर क्लास इंटरवल। ये जो एक दौरानिया हम दिखा रहे होते हैं ना, ये हमारे क्लास इंटरवल्स कहलाते हैं। ठीक है। देन अब हम मूव करते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी पे। जो उन इंटरवल के अंदर जितनी भी तादाद, जो क्वांटिटी आ रही होती है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। 4, 3, 3 ये हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसीज़ हैं। यानी कि 1 से लेकर 10 तक हमारे पास जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो है 4,
11 to 20 जो हमारे पास स्टूडेंट की तादाद है वो है 3, और 21 to 30 जो हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद है वो है 3, वो भी 3 है। सो द नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी बेसिकली क्या कहलाएंगे, ये हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी। अब देन इंटरवल है तो वहाँ पे लोअर लिमिट भी होगी और अपर लिमिट भी होगी। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम ज़रा समझते हैं। द लोअर लिमिट इन क्लास इंटरवल 1 to 10 इज़ 1। सही है जी। 1 to 10 तक की हमें लोअर लिमिट क्या है 1, और अपर लिमिट क्या है 10। ये एक इंटरवल है 1 to 10 तक का, तो ये एक इंटरवल है 1 to 10 तक का, तो ये जो 1 है ये हमारी लोअर लिमिट है, और ये जो 10 है ये हमारी अपर लिमिट है। यानी कि जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो हमेशा आपकी लोअर लिमिट कहलाएगी, जहाँ आप एंड करें वो आपकी अपर लिमिट कहलाएगी। इसी तरीके से ये 11 to 20, 21 to 30। नोट, इन एवरी क्लास इंटरवल द नंबर इन द लेफ्ट लोअर लिमिट एंड द नंबर ऑन द राइट अपर लिमिट। यानी कि जो नंबर आपके पास लेफ़्ट साइड पे होगा वो लोअर लिमिट होगी, और जो राइट साइड पे होगा वो अपर लिमिट होगी। इसके बाद हम आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या है, द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टू लोअर लिमिट और फर्स्ट टू अपर लिमिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, इसमें हमने बेसिकली टेबल 1 को ही रेफ़र किया जो हम पीछे यूज़ करते हुए हैं। द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लोअर लिमिट्स 11 - 10, यानी वो हमारे पास जो 3 क्लास इंटरवल थे 1 to 10, 11 to 20 और 21 to 30। अब अगर मुझे मैग्नीट्यूड मालूम करनी है तो देखिए बिल्कुल सेम आएगी। मैं 11 और 1 का डिफरेंस ले लूँ तो भी मुझे 10 मिलेगा, और 20 10 का भी डिफरेंस ले लूँ तो भी मुझे 10 मिलेगा, 21 11 का डिफरेंस ले लूँ तो भी मुझे 10 मिलेगा, 30 और 20 का डिफरेंस ले लूँ तो भी मुझे 10 ही मिलेगा। हर सूरत में मुझे 10 ही मिलेगा। तो अगर मैं लोअर लिमिट का लोअर लिमिट के साथ और अपर लिमिट का अपर लिमिट के साथ मैं डिफरेंस लेता हूँ उनकी प्रीसीडिंग वैल्यूज़ के साथ, उनकी ऊपर वाली वैल्यू के साथ, तो मुझे हमेशा उनका सेम मैग्नीट्यूड मिलेगा। देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एन अरेंजमेंट गॉट बाय क्लासीफाइंग द गिवन डेटा अकॉर्डिंग टू सम क्लास इंटरवल्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आप एक डेटा को अरेंज करें इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल, और फिर आप उसके ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करें, जो कि ये बात आपको एग्जांपल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि भाई 50 स्काउट्स ऑफ अ स्कूल वेंट टू मरी। हमारे पास 50 स्काउट्स के स्टूडेंट हैं जो मरी गए। दे वर 8 स्टूडेंट हुज एजेस वर फ्रॉम 10 to 11। ये एक हमारे पास इंटरवल आ गया 10 to 11 का, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 8 है, इसमें 8 स्टूडेंट हैं। 25 स्टूडेंट्स हुज एजेस वर फ्रॉम 12 to 13 ईयर्स। 12 से 13 साल के 25 बच्चे हैं हमारे पास, और 15 स्टूडेंट हुज एजेस वर 14 to 15 ईयर्स। ये 15 स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास। और इसी तरीके से 2 स्टूडेंट हुज एजेस वर 16 to 17 ईयर्स। अब इस पर हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था। तो बेसिकली हमारे पास क्लास इंटरवल आ गया और इसी के दरमियान में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जनरेट हो गया। ये हमने बता दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 10 to 11 8, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 12 to 13 25 एंड सो ऑन। इसके बाद एक और हमारे पास एग्जांपल है। ये हमारे पास एक अनग्रुप डेटा दिया हुआ है इस वक्त। फॉलोइंग आर द स्कोर्स ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट्स इन अ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आउट ऑफ 50 मार्क्स। एक 10th क्लास के स्टूडेंट्स थे, उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ जिसमें 50 मार्क्स मैक्सिमम थे। उन्हें आउट ऑफ 50 मार्क्स स्कोर करना था। तो स्टूडेंट्स ने इस तरीके से नंबर लिए 0 1 3 5 4 18 8 23 49 11 36 एंड सो ऑन। तो अब आपने बताना है इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्लास इंटरवल प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जनरेट करके भी दिखाना है। अब आइए हम वो चीज़ देखते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन हमने हमारे पास जो इसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर था वो था 49 और सबसे लोवेस्ट स्कोर था 0। अब हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेलेक्ट की 10। कैसे? अब देखिए हमारे पास 0 से लेके 49 तक नंबर्स हैं और इसी के बीच में हमारे पास डेटा लाया करता है 0 to 49। ना 0 से छोटा कोई नंबर है ना 49 से बड़ा कोई हमारे पास नंबर है। अब हमने एक क्लास इंटरवल बनाना है। अब अगर मैं 5 के डिफरेंस से क्लास इंटरवल बनाऊँ यानी कि 0 to 5, 6 to 10, तो मुझे ज़्यादा क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे।
सही है। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्डली इसकी मैग्नीट्यूड रखी 10, यानी कि 0 से लेकर 10 का डिफरेंस भी 10, 10 से 20 का डिफरेंस भी 10, 20 से 30 का डिफरेंस भी 10, 9 से 19 का डिफरेंस भी 10, और इसी तरीके से सबका डिफरेंस भी 10। तो मैग्नीट्यूड हमारी 10 हो गई। और इस हिसाब से हमने फ्रीक्वेंसी के 0 से लेकर 9 तक कितने बच्चे हैं, 8, 10 से लेकर 19 तक कितना स्कोर किया, 5, 20 से 29 तक कितना स्कोर किया, 3, 30 से 39 तक कितना स्कोर किया, 5, 40 टू 49 कितना स्कोर किया, 4। इसके बाद आपने होम टास्क करना है, एक्सरसाइज नंबर 4.1। एक्सरसाइज नंबर 4.1 के जितने भी सवाल हैं वो तमाम के तमाम क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं। आपको किसी में क्लास इंटरवल बना के दिखाना होगा, किसी में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखानी है, तो किसी में आपने मैग्नीट्यूड बना के दिखानी है, किसी में आपने ये बताना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ़ला इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ़ला सवाल की अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो उसका इंटरवल क्या होगा। इस तरीके की बहुत सी आसान एक्सरसाइज है, MCQs बेस्ड एक्सरसाइज है, आप उसे आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा मेजर जो टॉपिक है वो है सेंट्रल टेंडेंसीज। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हम शुरुआत करते हैं एवरेज से। एवरेज अ सिंगल क्वांटिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल गिवन क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एवरेज। एवरेज बेसिकली क्या होता है, एवरेज एक तरह का मीन होता है बेसिकली। तो इसके 3 काइंड्स हैं बेसिकली, मीन, मीडियन एंड मोड। अब मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ये हम आगे मैं आपको डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले तो फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। अब मीन भी है ना, वो बेसिकली हमारे पास 2 तरह के लाया करते हैं, ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। यानी ग्रुप डेटा वो जिसमें क्लास इंटरवल मौजूद हो, टेबल बना हो, अनग्रुप डेटा वो जिसमें क्लास इंटरवल वगैरह ना हो। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक उठाया वो है अनग्रुप डेटा के लिए। तो अनग्रुप डेटा का मीन, अर्थमेटिक मीन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन एन अनग्रुप डेटा एंड देन बाय एडिंग बाय द नंबर ऑफ सच वैल्यूज। इट मीन्स दैट आपके पास जो भी डेटा है, अगर एक खिलाड़ी है और उसने 10 मैचेस में हर मैच में अलग स्कोर करता गया वो, तो उसने जो तमाम मैचेस में स्कोर किया आप उसका सम करेंगे, और कितने मैचेस में वो स्कोर किया था, उसने 10 मैचेस में, तो वो तमाम मैचेस का सम, स्कोर का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो हमेशा इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है आसान लफ्ज़ों में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि ऑब्जर्वेशन का सम और उसकी टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी उससे हम डिवाइड करा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इसे हम रीड करते थे, नोट द क्वांटिटीज़ विच कीप ऑन वेरिंग विथ रिगार्ड टू देयर वैल्यूज़ आर कॉल्ड वेरिएबल। द क्वांटिटीज़ विच कीप ऑन वेरिंग से मतलब वेरी कर रही है यानी कि बार बार चेंज हो रही है। तो जो वैल्यू बार बार चेंज होती है, फिक्स्ड नहीं रहती, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। They are usually representing by x, y, z, etc. For example, if x is a variable and its 3 values are 4, 3, 2, then the arithmetic mean of this value is 2, 3, 4। हमारे पास 3 नंबर हैं, ये 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, ये 3 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइड बाय 3, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन थी 2, एक ऑब्जर्वेशन थी 3, एक ऑब्जर्वेशन थी 4। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय इन 3 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड बाय 3। अगर ये 4 होती तो डिवाइड बाय 4, 5 होती तो डिवाइड बाय 5 होता। मीन्स एफ। अब हम इन जनरल बात करते हैं, हमारे पास x1, x2, x3 सो ऑन xn तक ऑब्जर्वेशंस हैं। तो हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ n रिप्रेजेंटिंग हेयर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसकी जर्नल फॉर्म, बिल्कुल ही जर्नल फॉर्म, तो हमारे पास एक ग्रीक लेटर होता है सिग्मा। ये ग्रीक लेटर है सिग्मा, जिसे यहाँ हम यूज़ करते हैं एज अ समेशन मार्क के लिए। ये बेसिकली समेशन को शो करता है, हमेशा ये सवाल में समेशन को रिप्रेजेंट करता है। समेशन से मुराद सम करने को, सम जब भी हमें सम करना हो हम सिग्मा की जर्नल ये सिंबल हम यूज़ करते हैं, ये समेशन को यूज़ करता है। इट्स अ ग्रीक लेटर सिग्मा is a Greek symbol which is read as sigma is used to denote the sum। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, सम के लिए। n is a number of values of the variable x, और जितने भी हमारे पास x की तादाद होगी वो क्या कहलाएगी, n कहलाएगी, n। अब ये देखिए, ये एक एग्जांपल है
Abrar during his studies in school played 12 cricket matches and got the color of the last player by securing 50, 85, 98, 55, 78, 82, 65, 75, 80, 72, 70, 90 runs respectively। यानी कि हर मैच में खेलता गया और रन स्कोर करता गया। ठीक है जी। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ हिज रन। आपने इसकी एवरेज मालूम करनी है, इसका अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। तो हेयर 50 is x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12। यानी कि हमारे पास कितने x हैं टोटल? 12 x हैं। 12 मैचेस उसने खेले थे, तो डिवाइडेड बाय 12, और जो उसने हर मैच में जो जो स्कोर किए वो टोटल का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन 75 आंसर। तो हिंस द अर्थमेटिक मीन ऑफ अब्रार रन्स इज 75। अब हम मालूम करेंगे मीन फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में क्या होता है? हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। अगर जब कभी भी आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाए, इट मीन्स दैट वो ग्रुप डेटा होगा, अनग्रुप नहीं होगा। इसके लिए कुछ अब ये 3 पॉइंट्स हैं बेसिक समझने के लिए। यही बात अगर आपको आ जाए तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा इस चीज़ का। मल्टीप्लाई ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। आपने हमेशा अपने वैल्यू को अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराना होगा, नंबर 1। नंबर 2, एड द प्रोडक्ट। जब आप हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आएगा। जो ये सारे प्रोडक्ट होंगे, इन तमाम प्रोडक्ट को हम ऐड कर देंगे। ऐड द प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। और जो यहाँ पर आप उसे उसकी वेरिएबल की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आप उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, सपोज x इज़ अ वेरिएबल, x1, x2, x3, xn आर इट्स वैल्यूज़ एंड f1, f2, f3, fn आर देयर फ्रीक्वेंसीज रिस्पेक्टिवली। यानी कि x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 की फ्रीक्वेंसी f2 है, x3 की फ्रीक्वेंसी f3 है और xn की फ्रीक्वेंसी fn है। देन अर्थमेटिक मीन का उसका ग्रुप डेटा के लिए क्या फार्मूला बनेगा? x1 का f1 से प्रोडक्ट प्लस x2 का f2 से प्रोडक्ट प्लस x3 का f3 से प्रोडक्ट, सो ऑन xn का fn से प्रोडक्ट, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करा देंगे आप। तो देखिए, ये पहला पॉइंट, मल्टीप्लाई ईच वैल्यू बाय ऑफ वेरिएबल बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि इन वेरिएबल को आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा दें। तो हमारे पास क्या आएगा? जब मल्टीप्लाई 2 चीज़ें होती हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है। एड द प्रोडक्ट, तो यहाँ भी एक प्रोडक्ट आएगा, यहाँ भी एक प्रोडक्ट आएगा, यहाँ भी एक प्रोडक्ट आएगा। इन तमाम प्रोडक्ट को आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इन तमाम प्रोडक्ट को आप ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करा देंगे सम। ये इसका जनरल फार्मूला, सम प्लस की जगह सिग्मा आ गया, हमारे पास। व्हेन एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएबल्स को। अभी एक एग्जांपल है हमारे पास, 50 लेबर्स वर्क इन अ फैक्ट्री हुज डेली वेजेस आर गिवन बिलो, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर वेजेस। हमारे पास 45 मुलाजमीन काम करते हैं, जिसमें से जिनकी रोज़ की वेजेस जो हैं, यानी कि रोज़ की जो दिहाड़ी वो ले रहे हैं, वो 10 रुपये लेने वाले 4 लेबर्स हैं, 15 रुपये लेने वाले 20 लेबर हैं, 20 रुपये लेने वाले 5 लेबर हैं, 25 रुपये लेने वाले 6 लेबर्स हैं, 30 रुपये लेने वाले 10 लेबर्स हैं। तो अब इसका जो मीन निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा, ये बात समझिए। तो सॉल्यूशन में आपने फिर से टेबल बनाना होगा, जिसमें एक कॉलम आपका ये आ गया लेबर का, ये जो वेरिएबल होंगे ये आपके एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ये नंबर ऑफ़ लेबर्स हमेशा क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी, और इन दोनों का प्रोडक्ट हम एक और कॉलम लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। तो आपको पता है हमेशा x1 मल्टीप्लाई f1, x2 मल्टीप्लाई f2। तो बेसिकली ये जो 10 है ना, ये x1 है, ये 15 x2 है, ये 20 x3 है, ये x4 आ गया, ये x5 आ गया। तो ये 4 क्या है? f1, f2, f3, f4, f5, यानी कि x1 का f1 से प्रोडक्ट, x1 का f1 से प्रोडक्ट, x2 का f2 से प्रोडक्ट, x3 का f3 से प्रोडक्ट, xn का fn से प्रोडक्ट। तो x1 बेसिकली है क्या? 10, और f1 के 4, तो 10 का 4 से प्रोडक्ट। तो इनका आपस में सबका हम प्रोडक्ट करते जाएंगे, और इस तमाम प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, इन प्रोडक्ट्स का हम सम लिख कर देंगे। तो मैंने इन सब का जब सम किया तो मुझे मिला 890, और तमाम फ्रीक्वेंसीज़ का भी मैंने सम किया तो मुझे मिला 45।
तो फार्मूला क्या बनता है, समेशन एफ एक्स। तो ये मेरा समेशन एफ एक्स आया 890 और समेशन एफ ये मेरा आया 45, यानी कि सिग्मा एफ, सिग्मा या समेशन एक ही बात है। तो समेशन एफ एक्स न्यूमिनेटर में, समेशन एफ डिनोमिनेटर में, समेशन एफ इसकी जगह 890, समेशन एफ की जगह 45, दोनों का डिवाइड किया हमने तो 19.87 रुपीज़, यानी कि वो जो फैक्ट्री है वो अपने लेबर को एवरेज तनख्वाह 19.87 रुपीज़ देती है। अच्छा, ये सवाल भी आपका ग्रुप डेटा का ही है, लेकिन वो सवाल भी ग्रुप डेटा का था, क्योंकि जहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाए वहाँ ग्रुप डेटा आ जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल जब दोनों हो तो वो भी ग्रुप डेटा ही कहलाता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन हो या क्लास इंटरवल गिवन हो, इट मीन्स दैट आपका वो सवाल ग्रुप डेटा से रिप्रेजेंट करता है और वहाँ टेबल बनेगा। तो सपोज x1, x2, x3, xn आर सेंट्रल वैल्यूज़ ऑफ क्लास इंटरवल, f1, f2, f3, fn आर देयर फ्रीक्वेंसीज रिस्पेक्टिवली, और वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। रिमेंबर द फॉलोइंग स्टेप। अच्छा, इसके स्टेप कुछ इस तरीके से होंगे, इसमें हमारे पास क्लास इंटरवल है तो हमें यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी पड़ेगी सबकी, तो इसे हम समझते हैं। रिमेंबर ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं, आप समझ लें। फाइंड द सेंट्रल वैल्यू, हमेशा आप जब क्लास इंटरवल गिवन होंगे तो आप सबसे पहले सेंट्रल वैल्यू निकालेंगे। दूसरी चीज़, जब आप सेंट्रल वैल्यू निकालेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोडक्ट करा देंगे। तीसरी चीज़ कि फ्रीक्वेंसी समेशन एफ एक्स और समेशन एफ, जो आपने पीछे काम किया था वही काम आप यहाँ भी करेंगे। तो एग्जांपल, देयर आर 700 स्टूडेंट इन अ स्कूल, स्कीम ऑफ देयर एजेस इज़ गिवन बिलो, यानी कि भाई एक स्कूल के अंदर 700 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें से 9 से 11 साल के 200 बच्चे हैं, 11 से 13 साल के 225 बच्चे हैं, 13 से 15 साल के 175 बच्चे हैं और 15 से 17 साल के 100 बच्चे हैं। अब ये 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। अब इस तरीके से जो कुल मिला के 700 स्टूडेंट्स हैं। अब इसका आपको यहाँ पे इंटरवल गिवन है, तो यहाँ पे आपके पास एक्स नहीं गिवन, यानी कि वेरिएबल सेंट्रल टेंडेंसी नहीं गिवन थी। तो आप सेंट्रल टेंडेंसी के लिए पीछे आपने 3 कॉलम बनाए थे 2 के बाद, तो यहाँ आप 2 के बाद 4 कॉलम बनाएंगे जब क्लास इंटरवल गिवन होगा। तो 9 to 11 आपने हमेशा इंटरवल का मिड पॉइंट निकालना है, जो भी इंटरवल गिवन है उसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए आप सिंपल 9 + 11 तो 2 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2, 11 to 13 2 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2, 13 to 15 2 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, सेम एज इट इज़। तो यहाँ 9 और 11 का मिड पॉइंट 10 आ गया, 11 13 का मिड पॉइंट 12, 13 15 का मिड पॉइंट 14, 15 17 का मिड पॉइंट 16 आ गया हमारे पास। तो हमें एक्स भी मिल गया, वेरिएबल मिल गया, एफ तो गिवन था हमें, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया एफ एक्स, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। समेशन एफ एक्स किया 8750, सेम वही फार्मूला पीछे वाला, समेशन एफ एक्स 8 डिवाइड बाई समेशन एफ। समेशन एफ एक्स की जगह 8750 8750 एंड समेशन एफ विच इज़ 700। सो 8750 डिवाइड बाई 700 विच इज़ इक्वल टू 12.5 ईयर्स, यानी कि इनके जो स्कूल में जो बच्चों की एवरेज एज बन रही है वो है 12.5 साल। होम टास्क इसमें आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 2 3 4 हमने स्किप किया, 5 7 8 9 10, तो ये क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है। अब इसके बाद मीडियन क्या होता है? मीडियन बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ द डेटा, मिड पॉइंट ऑफ द डेटा, यानी कि मीडियन जो बेसिकली होता है ये मिड पॉइंट ऑफ द डेटा, यानी कि डेटा का मिड पॉइंट होता है। आपको जो भी डेटा दिया हुआ है आप उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसका मिड पॉइंट निकालें। जैसे कि ये डेफिनेशन है, टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अनग्रुप डेटा व्हेन द नंबर इन द डेटा आर रिटन एज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, द मिडल नंबर इज कॉल्ड मीडियन, यानी कि मिड पॉइंट, मिडल नंबर जो होगा वो क्या कहलाएगा? मीडियन ऑफ सच डेटा। मिडल नंबर इज़ द कॉल्ड मीडियन ऑफ सच डेटा, उस डेटा का मिड पॉइंट मीडियन कहलाएगा। एग्जाम्पल, द मेंबर्स of the cricket team of a school made to 18 12 0 25 20 15 11 10 25 12 17 रन। एक स्कूल की क्रिकेट टीम थी जिसके मेंबर्स ने ये रन स्कोर किए उन प्लेयर्स ने। तो हमने अब इसका मिड पॉइंट पे पहुंचना है, तो हम मिड पॉइंट पे यानी कि हमें मीडियन मालूम करना है, तो हम यानी कि मिड पॉइंट मालूम करना है। तो हमारा जो भी हमेशा पहला स्टेप होगा वो होगा राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। आप हमेशा नंबर को तरतीब से असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। लिखने के बाद आपके पास डेटा आ गया। अब ये फिर सेकेंडली ये कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। तो सिंपल, तो ये एक 11 एक ऑड ऑर्डर है, सही है, यानी कि 11 एक ऑड नंबर है, तो ये ऑर्डर भी ऑड हुआ।
तो उस हिसाब से तो इसका मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान है। ये टोटल 11 हैं, तो मैं एक 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 अगर मैं 5 5 दोनों तरफ से कैंसिल कर दूं तो ये मेरा 12 मिड पॉइंट आ गया इजीली। तो इवन मैं क्या किया, एक्सक्लूड 5 टर्म्स फ्रॉम द बोथ साइड, एक्सक्लूड कर दिया हमने 5 टर्म यहाँ से निकाल दी, 5 टर्म यहाँ से निकाल दी, राइट हैंड साइड से भी 5 टर्म रिमूव कर दी, लेफ्ट हैंड साइड से भी 5 टर्म रिमूव कर दी, तो हमें मीडियन मिल गया, यानी कि मिड वैल्यू मिल गई। अब एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमने दूसरी जो सजेस्ट की, ये है इवन ऑर्डर है। इसमें 8 स्टूडेंट ऑप्टेन, 8 स्टूडेंट है, देखें ऑप्टेन 48 16 10 145 12 36 45 32 मार्क्स। फर्स्ट वी राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अब ये 8 है तो हम मिड पॉइंट तक पहुंचते हैं, एक यहाँ से कैंसिल किया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। अब बीच में भी हमारे पास 2 टर्म्स बच गई। तो जब आपके पास ऑर्डर असेंडिंग में हो, हमने दोनों तरफ से 3 टर्म एक्सक्लूड की, अभी भी हमारे पास 2 टर्म्स बीच में बच गई। अब इन 2 के बीच में कहीं मीडियन है, इन 2 के बीच में कहीं मीडियन है, इन 2 के बीच में जो मीडियन है ना, आपने वो लाना है। तो ये 2 टर्म्स जब बची तो हमने इन दोनों टर्म्स का एवरेज ले लिया। कितनी ऑब्जर्वेशन, 30 to 36, देयर आर 2 ऑब्जर्वेशंस, डिवाइड बाय 2, तो 68 डिवाइड बाय 2 34। इन दोनों के बीच में जो मीडियन था वो था 34, तो 34 इज़ अ मीडियन, आंसर हो गया। अच्छा जी, मोड, मोड क्या होता है? ये सेंट्रल टेंडेंसी के 3 बेसिक्स हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। मोड इज़ द नंबर रिपीटेड फ्रीक्वेंटली इन अ गिवन डेटा, यानी कि मोड एक ऐसा नंबर होता है जो डेटा में बार बार रिपीट हो रहा हो, बार बार वो नंबर आ रहा हो, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, मोड ऑफ द डेटा। यानी कि वो नंबर जो कहलाएगा वो उस डेटा का मोड कहलाएगा, क्योंकि वो नंबर बार बार दोहराया जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 40 स्टूडेंट, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। 40 स्टूडेंट टुक एन एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ दीज स्टूडेंट्स वाज मोड हु ऑब्टेन 25 मार्क्स एंड हेयर 25 इज़ द मोड। भाई हमारे पास 40 स्टूडेंट थे एग्जामिनेशन में, जिनने सबसे ज़्यादा नंबर हुज ऑब्टेन 25 मार्क्स हेयर, तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, 25 मार्क्स है। तो 25 आसान लफ्ज़ों में क्या हो गया, मोड हो गया। अब इसी तरीके से आप मोड मालूम करना हो तो कैसे करेंगे, तो फाइंड मोड ऑफ, अभी हमारे पास डेटा है 685 64 68 667। तो हमने सबसे पहले स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया। तरतीब देने के बाद हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो आ रहा है 6। तो बेसिकली ये 6 क्या है, 6 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 6 इज़ रिपीटेड मोर देन एनी अदर नंबर। 6 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो 6 इज़ अ मोड, 6 इज़ अ मोड, आंसर। इसके बाद आप एक्सरसाइज नंबर 4.3 को देख लीजिएगा। देन अगर स्टूडेंट को किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो वो मुझे या तो गूगल क्लासरूम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें, ये काम करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, सब्सक्राइब लाइक और शेयर वाला। और फर्दर ये कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दें, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा इसका जवाब दूँ और आपकी इस क्वेरी को इस प्रॉब्लम को मैं हल कर दूँ। ठीक है जी, तो जो भी है इंशाल्लाह आप टेंशन ना लें। कोई भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है, ये टॉपिक आपके लिए नया है और इसमें बहुत ऐसी काम की चीज़ें हैं जो हमारी नॉर्मल और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो आप इसे अच्छे से समझिए, इसकी थ्योरी में अच्छे से जाइए। बुक रीडिंग नंबर 1, इस टॉपिक को समझने के लिए आपकी बुक रीडिंग का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग बुक रीडिंग रखिए अपनी, जिसकी मदद से आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। ठीक है जी, आप इसके पॉइंट्स को क्लियर कर सकें। हमने इसमें डेविएशन का टॉपिक स्किप किया है, अगर वो ज़रूरत पड़ी तो हम उसे बाद में रिकवर करेंगे, वैसे तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। ठीक है जी, तो स्ट्रॉन्ग बुक रीडिंग रखिए। वो वैसे इसमें हमने कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने छोड़ी हो। तो अगर आपको वर्कशीट में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे या किसी भी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के टीचर से आप पूछ सकते हैं। पहले तो खुद कोशिश कीजिए कि आप उस मसले को खुद हल करने की कोशिश करें। बेसिकली हमारा ये सब करने का एक मकसद ये भी है, आपको इतनी कैपेबिलिटी आ रही है कि हाउ टू स्टडी, कि आप पढ़ना कैसे सीखेंगे। तो काइंडली सबसे बेसिक जो मकसद है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि एक इंसान खुद ही से पढ़ना सीख जाए। तो काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और अपने रास्ते खुद खोलना सीखिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।